गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट जोधपुर। आज बात करते हैं 12th क्लास का एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, विलियन। तो विलियन की बात करें, विलियन से पहले अपने को थोड़े सांद्रता पद कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, मोलैलिटी, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब पता होना चाहिए जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ लिया है। क्लियर? तो अब बात करते हैं इससे आगे विलियन में। सबसे पहले बात करें विलियन बनता किससे है, तो विलियन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो अगर बात करें कि विलेय प्लस विलायक मिलकर बनाते हैं विलियन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहीं से पूछूं कि विलेय कौन और विलायक कौन, विलेय कौन होता है और विलायक कौन होता है। तो जनरली अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो कंपोनेंट, जो घटक आधिक्य मात्रा में होता है वो विलायक होता है और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो विलेय होता है। लेकिन ऐसा सदैव सही नहीं होता, याद रखें। जैसे मैं बात करूं 80% वेट बटा वेट जलीय ग्लूकोज विलियन, इसका मतलब हुआ कि इस विलियन में 80 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है और 20 ग्राम पानी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जलीय लिखा हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें विलेय कौन और विलायक कौन, तो अगर देखा जाए आधिक्य वाली बात तो 80 ग्राम ग्लूकोज जो आधिक्य में है ये विलायक होगा और ये जो कम है वो विलेय होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो विलेय कौन और विलायक कौन, इसके लिए याद रखें कि विलायक वो घटक होगा जिसकी भौतिक अवस्था विलियन जैसी होगी, या यूं कह दें कि विलियन की भौतिक अवस्था और विलायक की भौतिक अवस्था सदैव और सदैव समान होती है। तो बात करें कि विलियन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था के समान होती है। याद रखें, विलियन की भौतिक अवस्था और विलायक की भौतिक अवस्था समान होती है। मतलब जैसा विलायक वैसा विलियन, या जैसा विलियन वैसा विलायक। इसमें बात करें 80% वेट बटा वेट जलीय, ध्यान दें यहाँ पर जलीय लिखा हुआ है, मतलब ये जलीय जैसा, या कह दूं कि एक्वस कैरेक्टर का है। तो विलियन की प्रकृति यहाँ पर जलीय है, लिक्विड है, यूं कह दें द्रव है, यूं कह दें। ग्लूकोज ठोस होता है, इसलिए इसकी भौतिक अवस्था ठोस है। पानी ये द्रव है। तो इस नियम के हिसाब से विलायक कौन हुआ, ध्यान दें विलियन यहाँ पर द्रव है, तो इनमें से इन दोनों घटकों में से जो द्रव होगा वो विलायक होगा। तो ये जो द्रव है इसलिए ये विलायक होगा, और ये ठोस है जो कि विलेय होगा। ध्यान दें यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि जो आधिक्य है वो विलायक है, ऐसा नहीं हुआ है। तो विलायक के लिए सदैव और सदैव क्या बात याद रखनी है कि विलियन की भौतिक अवस्था और विलायक की भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, समान। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल और करूँ मैं, इसी को जैसे मैं कह दूँ 20% वेट बटा वेट जलीय ग्लूकोज विलियन, तो इसका मतलब हुआ 20% का कि 20 ग्राम ग्लूकोज
और 80 ग्राम पानी। यहाँ पर ध्यान दें, 80 ग्राम पानी वो द्रव है इसलिए विलायक है, आधिक्य वाली बात नहीं है। तो जो द्रव है इसलिए विलायक है, जबकि ये ठोस है इसलिए विलेय है, क्योंकि विलयन कैसा है, द्रव जैसा है। तो यहाँ पर पानी विलायक है और ग्लूकोज जो कि ठोस है वो विलेय होगा। क्लियर। साथ ही साथ एक बात और याद रखें, जब भी विलेय को विलायक में घोलेंगे तो विलेय और विलायक दोनों के गुण विलयन में भी उपस्थित होंगे। जैसे मैं कह दूं कि तुमने चीनी घोली पानी में, तो चीनी का जो विलयन बनेगा उसमें चीनी के गुण भी आएंगे और पानी के गुण भी आएंगे। क्लियर। तो तुमने पढ़ा हुआ है कि जब जो आधिक्य पदार्थ होता है वो विलायक होता है। तो क्या ये बात गलत है? नहीं, ये बात गलत नहीं है। ये बात कब होगी? जब विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो, सेम हो। तो याद रखें एक और बात कि यदि विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था समान हो तो आधिक्य में उपस्थित पदार्थ विलायक कहलाता है, जबकि कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलेय कहलाता है। ध्यान से सुने, यदि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था समान हो जाए तो यहाँ पर आधिक्य में होगा वो विलायक होगा और कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। जैसे उदाहरण कहें अपन कि 20% वेट बटा वेट जलीय एथेनॉल विलयन। इसका मतलब हुआ कि इस विलयन में 20 ग्राम एथेनॉल है और 80 ग्राम पानी है। ये जलीय बता रहा है कि विलायक यहाँ पर पानी है। तो ध्यान दें, ये विलयन जलीय लिखा हुआ है, मतलब ये लिक्विड है। एथेनॉल लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है। तो यहाँ दोनों घटक लिक्विड हैं, इसलिए जो आधिक्य में होगा, कौन आधिक्य में? पानी। तो ये क्या बनेगा? ये कहलाएगा विलायक। जबकि ये न्यून मात्रा में है इसलिए ये होगा विलेय। क्लियर। एक और एग्जांपल बात कर लें। अगर यहाँ 20% की जगह 90% हो कि 90% वेट बाय वेट जलीय एथेनॉल विलयन, जिसका मतलब हुआ 90 ग्राम एथेनॉल और 10 ग्राम पानी। तो यहाँ देखें, एथेनॉल और पानी दोनों लिक्विड है, तो इसमें जो आधिक्य में कौन? एथेनॉल। जो आधिक्य में है वो क्या बन जाएगा? विलायक। और जो कम मात्रा में है वो क्या बन जाएगा? विलेय। क्लियर। नेक्स्ट बात करें विलयन के प्रकार। तो टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं, जिनमें से 3 अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बात करें सबसे पहले गैस विलेय, अगर गैस हो और विलायक अगर गैस हो तो विलयन का प्रकार बनेगा गैसीय विलयन। और उदाहरण हो गई हवा, जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। सेकंड, द्रव विलेय हो और विलायक गैस हो, मतलब गैस के अंदर द्रव घुला हुआ हो। जैसे गैसीय विलयन बनेगा जैसे बादल, जिसमें गैस के अंदर, हवा के अंदर पानी घुला होता है। ठोस घुला हो गैस के अंदर, विलयन गैसीय बनेगा जैसे धुआं। धुएं में
गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स सॉलिड के होते हैं तो उसको धुआं कहते हैं। नेक्स्ट, गैस घुली हो किसमें, द्रव में, तो द्रव्य विलयन बनेगा। ध्यान दें यहाँ पर अपन उस बात को फॉलो कर रहे हैं कि जैसा विलायक वैसा विलयन। जैसे एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स, तो पेप्सी वगैरह, इनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बोलते हैं क्योंकि उसमें CO2 गैस घुली होती है द्रव के अंदर। द्रव के अंदर द्रव घुला हो, द्रव्य विलयन, जैसे एथेनॉल और वाटर दोनों ही द्रव होते हैं। ठोस घुला हो द्रव के अंदर, द्रव्य विलयन है, जैसे पानी में नमक या चीनी जो कि ठोस है। गैस घुली हो ठोस के अंदर, ठोसीय विलयन कहेंगे। जैसे तुमने अधिशोषण में देखा होगा कि निकल और प्लेटिनम पर कौन सी गैस अधिशोषित हो जाती है, हाइड्रोजन गैस, जिससे हाइड्रोजनीकरण की घटना होती है। द्रव घुला हो ठोस में, ठोसीय विलयन, जैसे जिंक और Hg का विलयन, जिंक अमलगम कहते हैं जिसको, जिसमें जिंक सॉलिड हो गया और Hg द्रव के रूप में रहता है। ठोस घुला हो ठोस में, ठोसीय विलयन, जैसे अनेक मिश्र धातु, कांसा, टिन, ये सब तुमने देखी होगी। सारी मिश्र धातुएं दो अलग अलग धातु के मिलने से बनी होती हैं। तो ये कुल 9 प्रकार के विलयन हुए, जिनमें से जितने भी द्रव्य विलयन हैं वो द्रव्य विलयन इम्पोर्टेंट है। मैंने वहाँ लिखा भी है 3 अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण का मतलब भी ये हुआ कि इन्हीं 3 को अपने को पढ़ना है। ये 3 ही सिलेबस में है, बाकी अपने को यहाँ पर इस लेवल पर नहीं पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें किसी द्रव का वाष्प वेपर प्रेशर। तो देखें, अगर मैं कहूँ कि ये एक पात्र है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है, अगर इसमें द्रव भरा हुआ है तो क्या इससे वाष्प बनेगी। ध्यान दें मैंने क्या बोला, अगर इस तरह के एक पात्र में अगर मैं कह दूं कोई भी द्रव है तो क्या उस द्रव की वाष्प बनेगी। तो पहली बात तो इसके लिए द्रव भी वाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील द्रवों की कोई वाष्प नहीं बनती। तो वाष्पशील द्रव की अगर मैं बात करूं, इसमें कोई भी वाष्पशील द्रव है तो क्या इसकी वाष्प बनने के लिए इसे गर्म करना ज़रूरी है। तो याद रखें, इसे गर्म करना ज़रूरी नहीं है। हर एक द्रव की वाष्प हर एक टेम्परेचर पर बनती रहती है। बस अगर टेम्परेचर कम हो तो बनने वाली वाष्प की मात्रा कम होगी, और टेम्परेचर अगर अधिक हो तो बनने वाली वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन वाष्प जरूर बनेगी। याद रखें, केवल और केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर वाष्प नहीं बनती, इसके अलावा हर एक टेम्परेचर पर वाष्प बनती है। इसलिए वाष्प बनने के लिए इसे गर्म करना ज़रूरी नहीं है। क्लियर। तो अगर इस कंटेनर पे अगर वाष्प बनती है तो अगर नॉर्मली अगर ऊपर से खुला है तो ये वाष्प तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में चली जाएगी और इसका कोई वाष्पताप नहीं होगा। इसलिए वाष्पताप के लिए इसे क्लोज करना पड़ेगा, इसे बंद करना पड़ेगा। इस द्रव का वाष्प बनेगी, जिसको मैं कह दूं वाष्पन हो जाएगा। वाष्पन, ये वाष्प बनकर इस कंटेनर की दीवार से टकराएगी ऊपर वाली सतह से, और यहाँ से वापस से नीचे आएगी। मतलब ये वाष्प संघनित होकर वापस से द्रव में बदल जाएगी। मतलब इस कंडीशन में यहाँ एक साम्य अवस्था चलेगी, जिसमें द्रव वाष्प में बदल जाएगा और वाष्प से द्रव बन जाएगी। द्रव से वाष्प का बनना वाष्पन कहलाता है, और वाष्प से द्रव का बनना संघनन कहलाता है। तो यहाँ वाष्पन और संघनन चलता जाएगा। थोड़ी देर में शुरुआत में अगर बात करें तो द्रव ज़्यादा होगा, वाष्प कम होगी, इसलिए द्रव से वाष्प बनने की अमाउंट ज़्यादा होगी, या ये कह दें वाष्पन की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी और संघनन की प्रवृत्ति कम होगी। फिर धीरे धीरे वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाएगी, या यूँ कह दें यहाँ पर एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, जिसे द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। तो द्रव
वाष्प साम्यावस्था पर, द्रव वाष्प साम्यावस्था पर क्या होगा, वाष्पन की दर और संघनन की दर आपस में बराबर हो जाएगी। इस साम्यावस्था पर जो वाष्प यहाँ पर उपस्थित है, इस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहा मैंने, याद रखें, साम्यावस्था वाली कंडीशन पर। क्यों साम्यावस्था वाली पर ही, क्यों, क्योंकि साम्यावस्था पर यहाँ उपस्थित वाष्प की मात्रा फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब वाष्प की मात्रा कम ज़्यादा नहीं होगी, इसीलिए साम्यावस्था पर इस वाष्प के द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो याद रखें, 0 केल्विन के अलावा प्रत्येक ताप पर प्रत्येक द्रव से वाष्प का निर्माण होता है। साम्यावस्था पर, साम्यावस्था भी कौन सी वाली, द्रव वाष्प, तो द्रव वाष्प साम्यावस्था पर इस वाष्प के द्वारा द्रव पृष्ठ पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर, याद रहेगा कि, याद रहे पहली बात तो कि 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई वाष्प नहीं बनती, इसके अलावा प्रत्येक ताप पर प्रत्येक द्रव की वाष्प बनती है। और उसी साम्यावस्था पर इसी वाष्प के द्वारा जो द्रव पृष्ठ है उसके ऊपर आरोपित लगाया गया बल या दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक एग्जाम्पल मैं कहूँ, जैसे एक बड़ा सा कंटेनर है, बड़ा सा पात्र है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है, जबकि एक छोटा गिलास है जिसमें द्रव भरा हुआ है। दोनों ही क्लोज हैं, दोनों ही पैक हैं। माना ये द्रव समान है, जैसे मैं इसमें कह दूं कि वाटर भरा हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें भी वाटर भरा हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका वेपर प्रेशर मैं कह दूं A है, इसका वेपर प्रेशर मैं कह दूं B है। तो वेपर प्रेशर A और B में क्या डिफरेंस होगा, तो सुने, यहाँ पर ये पात्र बड़ा है इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है इसीलिए वाष्पन ज़्यादा होगा, और वाष्पन ज़्यादा होगा तो इसका वाष्पदाब भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, वाष्पन ज़्यादा होगा तो उस वाष्प को ज़्यादा सरफेस एरिया पर दाब लगाना पड़ेगा, जबकि इसका सरफेस एरिया कम है, वाष्प भी कम बन रही है, लेकिन कम वाष्प को कम सरफेस एरिया पर दाब लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों केस में वाष्प दाब क्या होते हैं, समान। याद रखें कि वाष्प दाब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। वाष्प दाब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये प्रत्येक द्रव का एक निश्चित ताप पर अभिलाक्षणिक गुणधर्म में होता है। मतलब
जब तक द्रव और उसका ताप नहीं बदलेगा तब तक वाष्प दाब नहीं बदलेगा। तो क्या याद रखें कि वाष्प दाब प्रत्येक द्रव का एक निश्चित ताप पर अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जब तक द्रव और ताप चेंज नहीं होगा वाष्प दाब का मान चेंज नहीं होगा। यहाँ पर दोनों में समान द्रव है, पानी है, और दोनों का तापमान भी समान है, इसलिए वाष्प दाब में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर तापमान चेंज कर दें या दोनों जगह पर द्रव चेंज कर दें तो वाष्प दाब डिफरेंट हो सकता है। तो याद रखें कि वाष्प दाब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जैसा कि तुमने ऊपर देखा है कि दोनों जगह पर वाष्प दाब समान है। तो वाष्प दाब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वाष्पन की प्रकृति निर्भर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? सरफेस एरिया पर। लेकिन वाष्पन की प्रवृत्ति सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाष्पन भी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो याद रखें, ये पहली बात हुई अपनी पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकेंड फैक्टर बात करें अंतराणुक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतराणुक बलों का मतलब हुआ दो अलग अलग अणुओं के मध्य लगने वाला बल। ध्यान दें, दो अलग अलग अणुओं के मध्य लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? अंतराणुक बल कहलाता है। जैसे बात करूं मैं एक एग्जाम्पल, ये एक पात्र है, माना ये द्रव है, तो द्रव की सतह के अगर मैं कह दूं अंदर, द्रव की सतह के अंदर यहाँ मान लो कोई कण है, तो इस कण को घेरे हुए बहुत सारे कण होंगे, लेकिन वो कणों का आपस में अंतराणुक बल, जैसे ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, परिणामी बल, इसके ऊपर परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0। तो द्रव पृष्ठ के अंदर स्थित कण पर कुल अंतराणुक बल, परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जो कण द्रव की सतह पर उपस्थित है, तो उसके सतह पर उपस्थित कण के लिए केवल एक ही साइड में कण है या एक ही साइड में द्रव है, इसके उधर की साइड, ऊपर की साइड द्रव नहीं है, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर और ये इधर। ध्यान दें, परिणामी बल किस साइड आ जाएगा? नीचे की ओर। तो याद रखें कि सतह पर स्थित कण हमेशा नीचे की ओर एक बल महसूस करता है। तो अगर सतह वाले कण को उड़ना हो, मतलब अगर ये इसको वाष्पित होना हो, यहाँ से इसका अगर वाष्पन होना हो, तो वाष्पन के लिए इसे जो और अंतराणुक बल हैं उस अंतराणुक बल से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो सतह पर उपस्थित कण को अगर वाष्पित होना है तो उसे और कणों से ज़्यादा अंतराणुक बल या और कणों से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, या कह दूं कि इसे अंतराणुक बल से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर अंतराणुक बल ज़्यादा होगा इस कण के ऊपर और अणुओं के कारण से बल ज़्यादा होगा, तो क्या इसका वाष्पन ईजी होगा? नहीं, ये जल्दी से वाष्पित नहीं होगा। अगर वाष्पित नहीं होगा तो वाष्प दाब नहीं होगा। तो इसीलिए अंतराणुक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो वाष्पन की मात्रा या कह दूं वाष्पन कम होगा, और वाष्पन कम होगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स और वाष्प दाब एक दूसरे के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो याद रखें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो वाष्पदाब कम होगा, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो वाष्पदाब ज़्यादा होगा। नंबर 3 बात करें क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं एक डायग्राम से इसे एक्सप्लेन करूं। ये सतह पर उपस्थित एक कण है जिसको वाष्पित होना है, जबकि ये उस कण के आसपास स्थित कण हैं जिनके कारण से सतह पर स्थित कण पर अंतराणुक बल लग रहा है। अगर ये अंतराणुक बल ज़्यादा हुआ तो इसका वाष्पन मुश्किल हो जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो वाष्पन की प्रवृत्ति या वाष्पन कम होगा। अगर ये वाष्पन कम होगा तो सतह पर स्थित कण को वाष्पित होने के लिए अधिक ऊर्जा या ताप की जरूरत पड़ेगी। याद रखें क्या कहा, अगर वाष्पन कम हो रहा है तो अगर इसे वाष्पित होना ही है तो इसे तुम्हें गर्म करना पड़ेगा ताकि इसका जो मैं कह दूं ऊर्जा बढ़ जाए और ये अंतराणुक बल से ज़्यादा इसके पास में अंतराणुक बलों को तोड़ने में सक्षम हो सके। तो सतह पर स्थित कण को वाष्पित होने के लिए अधिक ऊर्जा या ताप की आवश्यकता होगी। इसी ताप को, जिस ताप पर ये वाष्पित होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए क्या कह दूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर इसे मैं वेपर प्रेशर से भी रिलेट करूं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स और वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए ओवरऑल ये रिलेशन बना कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट और वाष्पदाब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। नंबर 4 पॉइंट बात करें पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव वास्तव में अगर ये द्रव का पृष्ठ है तो इस द्रव पृष्ठ पर अगर एक एकांक लंबाई की अगर छड़ रख दी जाए, इस छड़ पर लगने वाला बल ही क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। तो यूं कह दें कि द्रव के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और ये बल किधर लगेगा, ध्यान दें, केवल जो अणु है वो अंदर की साइड है, इसलिए ये भी एक तरह का क्या है, अंतराणुक बल ही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है। तो इसलिए तो पृष्ठीय तनाव को तुम लिखते हो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। और ये बल कौन सा बल होता है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ही होता है। ये जो फोर्स है यहाँ पर, ये क्या है वास्तव में, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसलिए अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हुआ तो पृष्ठीय तनाव भी ज़्यादा होगा। इसलिए इसका रिलेशन मैं लिख दूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स और सरफेस टेंशन दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर 5, विस्कोसिटी, श्यानता। विस्कोसिटी वास्तव में किसी द्रव के बहने का विरोध करने वाला गुण ही क्या होता है, श्यानता होता है। जैसे मैं कह दूं एक सरफेस पर एक द्रव की बूंद है, अगर बूंद में स्थित ये कण अगर यहाँ से बहना चाहे और पड़ोसी कण इसे बहने ना दे, है ना, ये कहे कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन पड़ोसी कण इसे जाने नहीं दें, तो मतलब क्या, क्यों नहीं जाने दें, क्योंकि ये पड़ोसी कण भी क्या लगाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाएंगे। तो अगर ये कण यहाँ से नहीं जा पाए तो क्या ये श्यान होगा, नहीं, ये अधिक श्यान होगा, ये अधिक श्यान होगा। और अगर यहाँ से बह जाए तो इसकी श्यानता क्या होगी, कम हो जाएगी।
तो एक तरह से श्यानता भी क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये द्रव यहाँ से नहीं बहेगा, ये कण नहीं बहेगा, और नहीं बहेगा का मतलब श्यानता ज़्यादा होगी। इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स और श्यानता दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर पांचों कारकों को एक साथ लिखना चाहें तो ये बनेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, श्यानता। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसे तुम्हें याद रखना है। जब भी तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी का ऑर्डर पूछना हो, तुम क्या करो, केवल इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर निकाल लो, बाकी सारे ऑर्डर अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं एक एग्जाम्पल, इक्वेशन बात करें कि निम्न में बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताओ। फर्स्ट बात कर लें अपन अल्कोहल या कह दें एथेनॉल, सेकंड बात करें पानी, थर्ड बात करें बेंजीन और फोर्थ बात करें ऑल, या सेम कह दूं मैं, ऑल सेम। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताना है तो सबसे पहले किसका क्रम चाहिए तुम्हें, इंटरमोलिकुलर फोर्स का। ध्यान दें एथेनॉल का एक अणु C2H5OH का एक अणु और C2H5OH का दूसरा अणु, यही क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो समान अणुओं के मध्य जो बल होता है वही इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो होगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दें एक बात और याद रखें, इंटरमोलिकुलर फोर्स केवल दो ही टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, वान डेर वाल बॉन्ड से। और वान डेर वाल बॉन्ड के बारे में याद रखें, वान डेर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आकार, और जहाँ आकार बराबर हो जाए वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो याद रखें वान डेर वाल जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आकार, और जहाँ आकार बराबर हो जाए वहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, अणु भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर बात करें यहाँ पर एथेनॉल और एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पानी में अगर बात करें H2 और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और बेंजीन और बेंजीन में, तो बेंजीन और बेंजीन में वान डेर वाल बॉन्ड होता है। तो पहली बात, इन तीनों में से एथेनॉल और पानी में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये बेंजीन वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स से स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। अब इन दोनों की बात करें, H2O में जो R बॉन्ड हो, R जो होता है, मतलब ये कह दूं मैं कि ROH, ये R जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ये जल विरोधी होता है। ये भाग अगर ज़्यादा हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड की सामर्थ्य कम होगी, और अगर ये भाग कम हुआ, छोटा हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की सामर्थ्य ज़्यादा होगी। जैसे पानी में ये केवल H है, HOH, जबकि एथेनॉल में ये C2H5 है। तो इसीलिए पानी में ये R भाग कम है, इसलिए, या कह दो जल विरोधी भाग कम है, इसलिए ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, या यूँ कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्रम सबसे ज़्यादा हो गया पानी में, उससे कम हुआ एथेनॉल में, और सबसे कम हो गया बेंजीन में। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्रम हुआ। बाकी क्रम इसी हिसाब से निकाल सकते हो। यही क्रम किसका है, यही बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है। यही क्रम किसका है, सरफेस टेंशन का क्रम है। यही क्रम किसका है, विस्कोसिटी का क्रम है। जबकि वेपर प्रेशर का क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, बेंजीन का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा, एथेनॉल का कम और वाटर का सबसे कम हो जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन बात करें, वेपर प्रेशर का क्रम अगर पूछा जाए
फर्स्ट बात करें HF, सेकंड बात करें HCl, थर्ड बात करें HBr और फोर्थ बात करें HI। तो HF और HF में इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। HCl और HCl में इंटरमोलिकुलर फोर्स ये होगा वैन डर वाल। HBr और HBr में इंटरमोलिकुलर फोर्स वैन डर वाल। HI और HI में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वैन डर वाल। तो HF का इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का अगर क्रम बात करें तो HF का सबसे स्ट्रॉन्ग। बात करें इन तीनों में जिसमें वैन डर वाल फोर्स है, तो यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स में अपन ने पढ़ा कि वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ध्यान दें HCl, HBr, HI में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की साइज ऊपर से नीचे लगातार बढ़ रही है, इसलिए अणु की साइज भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब ये सबसे बड़े आकार का अणु, इसलिए इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा या इसका वैन डर वाल फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। या यूँ कह दें ऊपर से नीचे यहाँ से आने पर आकार बढ़ रहा है, या यूँ कह दें मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ने से वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए इन तीनों में बात करें तो सबसे ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन किस में? HI में, जिससे कम HBr में और सबसे कम HCl में। तो HF से कम कौन सा होगा? HI, HI से कम HBr और HBr से कम HCl। तो ये तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्रम कह दो, या बॉइलिंग पॉइंट का क्रम कह दो, सरफेस टेंशन का क्रम कह दो, या विस्कोसिटी का क्रम कह दो। जबकि वेपर प्रेशर का क्रम क्या आ जाएगा? उल्टा। सबसे ज़्यादा किसका? HCl का। सबसे कम किसका? HF का।